नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम सुनवाई की, राहुल गांधी के हाथरस दौरे की, देखेंगे मोदी सरकार पर सार्वजनिक बैंकों के दुरुपयोग पर लगे आरोपों को, ईवीएम के खिलाफ महाराष्ट्र में छिड़े घमासान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों किसानों ने मोदी सरकार पर लगाए आंदोलन को खत्म करने के गंभीर आरोप। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव विधेयक को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में पेश करने की तैयारी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान, बोले 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट विस्तार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा हर महीने दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे 1000 रुपए। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन को मिला राकेश टिकैत का सपोर्ट, 13 दिसंबर को जाएंगे खनौरी बॉर्डर। एक बार फिर विवादों में आए दिलजीत दोसांझ, चंडीगढ़ कॉन्सर्ट से पहले जारी हुई एडवाइजरी, कहा पटियाला पैक गाने से बनाए दूरी। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में इस वक्त मंदिर मस्जिद को लेकर मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए साफ कह दिया कि कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, इस सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिस पर स्पेशल जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने की मांग भी कर दी है। आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई। याचिकाकर्ता अधिनियम में कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बता रहे हैं, जबकि प्रतिवादियों का कहना है कि ये कानून देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है। ऐसे में ये सुनवाई ज्ञानवापी, मथुरा और अन्य विवादित स्थलों से जुड़े मुकदमों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि मामला अब जुडिशियल है, तब तक हम इस मामले की सुनवाई और निस्तारण नहीं कर देते, तब तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास राम जन्मभूमि केस भी। इसी के साथ आगे कहा कि मामला दर्ज है, वो चलते रहेंगे। वहीं वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि जो भी मामले चल रहे हैं, फिलहाल कार्यवाही पर रोक लगाने की जरूरत है। सर्वेक्षण के आदेश दिए जा रहे हैं, जिस पर रोक लगनी बेहद जरूरी है। आपको बता दें, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इन याचिकाओं में 1991 के इस कानून को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग लगातार की जा रही थी। वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कई राजनीतिक दलों ने एक्ट के समर्थन में आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे से जुड़े अलग अलग अदालतों के आदेश का भी विरोध किया है। बताते चले, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा वो उस दिन था। ये किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है। हालांकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका अश्विनी उपाध्याय ने भी दायर की। याचिका में दिए गए तर्कों में से एक तर्क ये भी है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने से न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है, साथ ही इस पर रोक लगा दी है। तो राहुल गांधी के एक दांव ने योगी सरकार को कैसे मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2020 के रेप पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। इस दौरान एक तरफ जहां पीड़ित परिवार ने योगी सरकार के खिलाफ कई सारे खुलासे किए, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी बीजेपी राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर बिफर गई है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 4 साल पहले हुए रेपकांड के पीड़ितों से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। हाथरस के बुलगड़ी गांव में लगभग 45 मिनट की इस बातचीत में पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान प्रशासन का एक अधिकारी वहां मौजूद रहा। इस मुलाकात को लेकर एक तरफ जहां राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर रही, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार ने खुलासा किया कि पिछले 4 सालों में यूपी सरकार ने उन्हें कैद कर रखा है। वहीं परिवार ने कहा कि सरकार ने उनकी किसी तरह से कोई मदद नहीं की है। बता दें, इसी साल 2 जुलाई को लड़की के पिता ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था, 4 साल से कैद में हूँ, ना कोई रोजगार है, ना ही रोजगार के लिए कोई बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे भी पूरे नहीं किए। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथरस दौरे के 4 साल बाद एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं।
आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। बता दें, राहुल गांधी ने अचानक दौरे का प्लान बनाया। सुबह 7 बजे दिल्ली से हाथरस के लिए वो निकले। वहीं राहुल गांधी की मुलाकात के बाद एक बार फिर हाथरस मामले में योगी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही इस मुलाकात पर राजनीतिक बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, हाथरस में 4 साल पहले 14 दिसंबर 2020 को दलित युवती के साथ दरिंदगी की गई थी। 29 सितंबर 2020 को युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घरवालों की सहमति के बिना युवती को रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। मामला देशभर में सुर्खियों में रहा, जिसके बाद बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हालांकि इस केस में 2 मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला हो चुका है। विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट की अदालत ने इस मामले में 4 आरोपियों में से 3 को बरी कर दिया था और एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर योगी सरकार घिर गई है, तो वहीं चौतरफा घिरी हुई मोदी सरकार भी इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी ने सरकारी बैंकों के दुरुपयोग के साथ ही मोदी सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। The pressure on the government to do this coming from? I personally feel that there is a thrust for profit. Every financial year end, there will be a post from the central government that the MD of the public sector bank is giving a dividend check to the honorable finance minister. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकारी बैंकों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि गरीबों को लोन मिल सके, लेकिन आज केंद्र सरकार में इन बैंकों का इस्तेमाल सिर्फ अमीरों के फाइनेंस के तौर पर किया जा रहा है। A public sector bank is giving loan to the NBFC at 8.5%. And NBFC is then onward lending it to the general public. So the public is going to the NBFC, accessing the credit at 15%. There is no proper access of credit. And why are you not allowed to do that? राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी में जबरदस्त बौखलाहट मच गई है। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब भी दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, राहुल का बयान बेबुनियाद है, उन्हें यूपीए सरकार की याद करनी चाहिए जब सरकारी बैंक गांधी फैमिली के दोस्त के ATM हुआ करते थे। बता दें, वित्त मंत्री का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के दुरुपयोग का पूरा चिट्ठा खोल दिया है। राहुल गांधी ने 11 दिसंबर को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स के एक डेलीगेशन से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, आज मैंने एक डेलीगेशन से मुलाकात की जिन्होंने हमारी सरकारी बैंकों की स्थिति और आम लोगों पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों में आम लोगों तक सर्विस पहुंचाने की बजाय प्रॉफिट को प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी सरकार को इन बैंकों का इस्तेमाल अपने धोखेबाज दोस्तों के लिए बंद कर देना चाहिए। राहुल के इस बयान का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़े पोस्ट के साथ दिया, जहाँ वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल की बेबुनियाद बयानबाजी फिर से सामने आ गई है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों में पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। बता दें, राहुल गांधी एक के बाद एक मोदी सरकार पर नए आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। पहले ही अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी के सवाल मोदी सरकार को परेशान कर रहे हैं। संसद से सड़क तक राहुल गांधी अडानी और मोदी सरकार के बीच संबंधों पर जमकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक बैंकों को लेकर राहुल गांधी के आरोपों ने मोदी सरकार की टेंशन को और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद से ईवीएम को बैन करने की मांग जोरों पर है। मारकवाड़ी गांव के बाद अब खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र के कोलावेरी गांव में ग्राम सभा ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन ने भी चुनावी नतीजों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे बीजेपी हाईकमान के हाथ पैर फूल गए। तो क्या है पूरी खबर और क्या कुछ ईवीएम के खिलाफ किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। देश के करोड़ों जनता का ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। संविधान कहता है जो लोगों का बहुमत है आप उसके साथ न्याय करना चाहिए। एक तरफ पूरा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है, तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि मारकवाड़ी गांव के बाद अब महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने ईवीएम के बजाय पारंपरिक मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसे में ये गांव महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा गांव बन गया है। बता दें, इससे पहले मारकवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठी थी। हालांकि जैसे ही चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते वैसे ही बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से रोकने के लिए गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। इतना ही नहीं, 200 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज भी कराई गई।
इसके बाद ईवीएम को बैन करने की मांग ने और जोर पकड़ लिया। बता दें, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद महायुति ने सरकार बना ली है, लेकिन सरकार सीएम के फेस के बाद बीजेपी अब कैबिनेट विस्तार को लेकर टेंशन के माहौल में है। हालांकि इस टेंशन को और बल तब मिल गया जब महाराष्ट्र में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव की मांगों ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधा दिल्ली दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंच गए। अमित शाह ने बीती रात 11 दिसंबर को अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ देर रात तक मंथन चला। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बैठक समेत कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति सरकार बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है, जहां चारों तरफ से बीजेपी हाईकमान को टेंशन ही टेंशन दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सब के बाद महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे पलटेंगे या नहीं। तो एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान करके मोदी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, तो वहीं प्रशासन किसानों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि किसानों ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि केंद्र किसान नेता डल्लेवाल पर हमला करने की तैयारी कर रही है। तो क्या है पूरी खबर और क्यों किसानों ने लगाई आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही। न सिर्फ किसानों की मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, बल्कि उन्हें दिल्ली कूच करने से भी रोका जा रहा है। इस बीच किसानों ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल बुधवार रात को किसान नेताओं ने खनौरी बॉर्डर से एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें कहा कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार किसानों पर हमला कर डल्लेवाल को हिरासत में ले सकती है। इससे डल्लेवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन के 16 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी हमें कुछ सूचनाएं मिली हैं और प्रशासन की भी तैयारियों को देख के लगता है और कुछ पुख्ता और पक्की सूचना हमें मिली है कि आज रात को केंद्र सरकार मोर्चे के ऊपर हमला करा सकती है और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की गिरफ्तारी का वो प्रयास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लगातार अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत भी बिगड़ रही है, जिस पर किसानों ने सरकारी डॉक्टरों की उस टीम को रोक दिया था जो डल्लेवाल का चेकअप करने आई थी। किसानों को शक है कि मोदी सरकार डल्लेवाल की बिगड़ी तबीयत के बहाने उनको गिरफ्तार कर सकती है, लिहाजा खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने इलाज कराने से मना कर दिया। वहीं डल्लेवाल की सेहत पर नजर रखने वाले निजी डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि उनका वजन 12 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। उनकी किडनी कभी भी फेल हो सकती है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा दिनों तक भूखा रहने के कारण उनके लीवर में भी दिक्कतें हो सकती हैं। बता दें, फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर किसान पिछले 10 महीनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 13 दिसंबर को किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे होने वाले। बताते चले, शंभू बॉर्डर के हालात और किसानों की मांगों का समाधान निकालने के लिए बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि मोदी सरकार से लगातार अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। इससे पहले कई किसानों ने 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। इस दिन सुबह किसानों ने शंभू बॉर्डर पर पार्ट किया। इसके बाद 101 किसानों के जत्थे को लंगर खिलाया गया। दोपहर 1 बजे किसानों का जत्था आगे बढ़ा। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने 3 लेयर की सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था। इस बीच कई किसान घायल भी हुए थे। ऐसे में किसानों के आरोपों ने एक बार फिर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।